हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और रसायन विज्ञान में हम जो भाग है कार्बनिक रसायन का अध्ययन कर रहे हैं। कार्बनिक रसायन में हम पहले 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और इसके साथ हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथन का अध्ययन कर लिया है। आज के लेक्चर में हम हमारा लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे चैप्टर नंबर 12 से है, और इसका नाम है एल्डिहाइड, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन लिया था, और उसके अलावा हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन का मैं सामान्य रूप से नामकरण कैसे करूंगी। लेकिन आज के लेक्चर में हमें उसका IUPAC नाम हम कैसे देंगे ये भी सीखना है। इसके अलावा जो आपके कार्बोनिल समूह होते हैं उनकी संरचना होती कैसे है ये भी हम सीखेंगे। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम उस पूरे चैप्टर को मेजरली 6 डिविजन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, वो 6 भाग क्या होते हैं? पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, बाद में हम उसका वर्गीकरण करते हैं, तीसरे पे हम उसकी नाम पद्धति के बारे में जानते हैं, चौथा हम उसके विरचन की विधियां देखते हैं, पांचवा हम उसके भौतिक गुणधर्म देखते हैं, और छठे पे हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। और कई बार एक 7वां टॉपिक भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम उसके उपयोगों के बारे में भी जानते हैं। तो जितनी भी आपकी कार्बनिक रसायन है ना, हम उसको इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो लेक्चर 2 आज करने वाले हैं, ये बेसिकली किसको डील करेगा? ये आपकी नाम पद्धति को डील करेगा। इस चैप्टर में वर्गीकरण जैसा कुछ नहीं है, तो वर्गीकरण को स्किप करके हम आ गए नाम पद्धति पर। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, लेक्चर नंबर 2, आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति। और इसको हमने नाम दिया भाग 2, क्योंकि इसका कुछ पार्ट हम फर्स्ट लेक्चर में भी कर चुके थे। अब किसी भी कार्बनिक वलय को, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए 2 नाम होते हैं, एक होता है सामान्य नाम और एक होता है आपका IUPAC नाम। IUPAC जो होती है पूरी नियमों पे चलती है, आपको सारे नियम लाइन से अप्लाई करने हैं और उसका नाम लिखना है। लेकिन सामान्य नाम जो होते हैं बच्चों, उनको आपको याद रखना पड़ता है। याद रखना भी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप उसको बहुत ही सिंपल वे में याद रख सकते हो। तो IUPAC नेम और सामान्य नाम में एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मैं IUPAC में एल्डिहाइड और कीटोन का नाम लिखूंगी तो मैं उसके पीछे अल और ऊन लगाऊंगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य नाम और IUPAC नेम की चर्चा करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जो चैप्टर था उससे रिलेटेड उसके जितने भी कंपाउंड्स थे उनके हमने यौगिकों के सामान्य नाम और IUPAC नाम की चर्चा की। तो एक गोल्डन रूल हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में कभी एल्डिहाइड आएगा, अगर हमारे पास में एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल लगाएंगे अगर हम IUPAC लिखेंगे। और अगर हमारे पास में कीटोन आता है, क्या आता है? कीटोन आता है, तो कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? कीटोन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वहां पर ओन लगाना होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो देखिए यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है? दिस इज अवर फर्स्ट एल्डिहाइड। आपका फर्स्ट एल्डिहाइड है, उसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन की स्पेलिंग में ई को हटा के, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मैं इसका नाम लिखूंगी मिथेनल। ये क्या हो गया? मिथेनल। अब मुझे इसका सामान्य नाम देना है, तो बच्चों HCHO जो होता है आपका, उसका आपका सामान्य नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? चलिए, दूसरे स्ट्रक्चर में CHO का एक कार्बन है, एक CH3 का कार्बन है। कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन हुए। 2 कार्बन को क्या बोलोगे? मेथ के बाद आता है एथ, तो इथेन की स्पेलिंग में ई को हटा देना है और इसको लिखना है इथेनल। हिंदी में लिखेंगे तो इसको बोलेंगे मेथेनल
और ये हो जाएगा आपका एथेनल। क्लियर? अब यहाँ पर जो हमारा CH3CHO होता है, इसका कॉमन नेम भी आपको याद रखना पड़ता है, इसका कॉमन नेम हम बना नहीं सकते, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड। अगर एक ही HCHO है, एक ही कार्बन है सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप का, तो फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन CHO के साथ एक मेथिल ग्रुप भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एसिटल्डिहाइड कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अगला स्ट्रक्चर है CH3 होल ट्वाइस CHCHO। ये दोनों ब्रैकेट में लगे हैं, इसका मतलब कि जब मैं इसके स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके बनाऊंगी तो मेरे को एक CH3 को यहाँ लगाना पड़ेगा और एक CH3 को इसकी ब्रांचिंग में लगाना पड़ेगा। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो 3 ही कार्बन आएंगे। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 पे मिथाइल। ठीक है, मेथ एथ प्रोप, कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेनल। ई हटा के अल लगाना है क्योंकि ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर है? तो बच्चों, इसका हमने स्ट्रक्चर बना लिया, IUPAC नेमिंग कर ली। अब IUPAC नेमिंग के बाद जब हमें इसको कॉमन नेम देना है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये स्ट्रक्चर आपका आइसो वाला स्ट्रक्चर है, इधर भी C ग्रुप, इधर भी C ग्रुप, तो हम इसको लिखेंगे आइसो। क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे आइसो। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को मुझे लिखना पड़ेगा आइसोब्यूटाल्डिहाइड, क्योंकि जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो हम उसमें एल्डिहाइड लिखते हैं, तो इसको लिखना पड़ेगा आइसोब्यूटाल्डिहाइड। क्लियर है? तो इसका सामान्य नाम हुआ, आइसो स्ट्रक्चर है, ब्यूटल एल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों? तो ये थे कुछ एल्डिहाइड्स के आपके कॉमन नेम और IUPAC नेम। इसी क्रम में हमारे पास में कुछ और एग्जांपल्स हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हमारे पास में जो चौथे नंबर का यौगिक है उसका भी हमको सामान्य और IUPAC नेम देना है। तो देखो, चौथे नंबर पे जो यौगिक है हम उसका नाम देंगे। यहाँ पर हमें 3 यौगिक और दिए हुए हैं जिनका हम सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है? बेंजीन की रिंग नहीं है, यहाँ पर आपका साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है क्योंकि अंदर बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग देना स्टार्ट करती हूँ तो IUPAC में मैं नंबरिंग दूंगी तो एल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और मिथाइल को 3 पोजीशन मिलेगी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये रिंग साइक्लोहेक्सेन है और इसको हम बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा? 3 पे मिथाइल, रिंग है साइक्लोहेक्सेन की, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और अगर इसी का मुझे सामान्य नाम देना है तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? मुझे इसको लिखना पड़ेगा अल्फा मैथिल साइक्लोहेक्सेन, अल्फा मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये हुआ हमारे 4th नंबर वाले यौगिक का नाम, जो कि हमने IUPAC नाम और सामान्य नाम लिखा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो आपका 5th नंबर का यौगिक है उसमें आप देखोगे इस CH पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है ना? तो आप यहाँ पर जब इसको स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके लिखोगे तो CH3CH CHO और यहाँ पर मुझे OCH3 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग करती हूँ तो नंबरिंग जब हम इस कंपाउंड की करेंगे तो हम एल्डिहाइड को फर्स्ट पोजीशन देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये क्या होगा? इसका नाम होगा, 2 पे आ गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप, OCH3 ग्रुप है, और 1 2 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मेथ एथ प्रोप। तो इसका नाम हुआ 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। और यहां अगर मैं इसका नाम लिखूंगी तो अल्फा मिथॉक्सी, इस पोजीशन को हम अल्फा बोलेंगे, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। जब हम सामान्य नाम लिखते हैं तो हम एल्डिहाइड लिखते हैं, और जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हम उसके पीछे अल लगाते हैं। तो ये हुआ अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6th नंबर का यौगिक है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन में 5वें कार्बन पे यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। तो 1 2 3 4 5
अब अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूं, 5 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे पेंटेनल। क्या बोलेंगे? पेंटेनल। और बच्चों अगर हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम, सामान्य नाम जो होता है पेंटेनल का होता है वेलिरल्डेहाइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे वेलियर, ठीक है, इसको बोलेंगे वेलिअरएल्डिहाइड। ओके, तो वेलिअरएल्डिहाइड इसका पेंटेनल का कॉमन नेम है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट यौगिक है वो है हमारा 7th नंबर का कंपाउंड। जो एल्डिहाइड और कीटोन में अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा 7, 8 एंड 9 नंबर का यौगिक। तो हम करते हैं इनकी नेमिंग। तो देखिए 7th पे जो आपको कंपाउंड गिवन है वो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO। नंबरिंग मैं यहां से करूंगी, ठीक है। अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH-CHO का नाम होता है एक्रोलिन। क्या कहते हैं इसको? एक्रोलिन। लेकिन अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूंगी तो आप जानते हो कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, मेथ 8 प्रोप। तो ये हुआ प्रोप। 2 पे आपका ईन है डबल बॉन्ड और 1 पे आपका अल है, तो प्रोप 2 ईन अल। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोप 2 ईन 1 अल। क्लियर? क्योंकि एल्डिहाइड को लिखने के लिए हमें आईयूपीएसी में अल लगाना पड़ता है। क्लियर? चलिए, प्रोप 2 ईन 1 पे हो गया आपका अल। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। बेंजीन की रिंग पे 2 CHO ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं तो इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड। क्या लिखा? बेंजीन की रिंग है, 1 और 2 पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो बेंजीन 1 2 डाइकार्बल्डिहाइड। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है थैलेल्डिहाइड। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो थैलेल्डिहाइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे स्ट्रक्चर में देखो, बेंजीन के साथ जो, अगर मैं इसको 1 नेम नंबरिंग देती हूँ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपको पता है कि हम अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। 3 पे ब्रोमो है और ये जो रिंग के ऊपर CHO है ये बेंजल्डिहाइड हुआ, तो इसका नाम हुआ 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है। अब बच्चों 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड के बाद अगर हम इसको कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेमिंग में इसको क्या लिखना पड़ेगा? मेटाब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्लियर? तो इसका नाम क्या होगा? मेटाब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे? ये हुआ हमारा थैलेल्डिहाइड, तो इसकी स्पेलिंग में वी हैव अ लिटिल करेक्शन, इसको हम बोलेंगे थैलेल्डिहाइड। ठीक है, PHTHALAL। ओके, थैलियल, थैलियल एल्डिहाइड। क्लियर? तो ये था आपका कुछ कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम हमारे एल्डिहाइड्स के। तो बच्चों अब हमारे पास में ये कुछ कीटोन के यौगिक हैं और इन कीटोन के यौगिक का हमको सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आप देख सकते हो आपको 4 यहाँ पर कीटोन के यौगिक दिए हुए। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनके सामान्य नाम और इनके आईयूपीएसी नाम को देखते हैं। चलिए, अभी हमने एक गोल्डन रूल देखा कि कीटोन का जब हम आईयूपीएसी नाम करेंगे ना तो हम उसके पीछे ओन लगाएंगे, लेकिन जब हम उसके सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम में हम पीछे ओन नहीं लगाते, हम उसको सीधा क्या लिखते हैं? हम सीधा उसको कीटोन लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो
जब मैं नंबरिंग दूंगी तो कीटोनिक ग्रुप मेरा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर, तो मुझे पहला कार्बन इसको ही लेना पड़ेगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इसको नेमिंग देते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया आपका 5। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि सेकेंड नंबर के कार्बन पे आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा? जब मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूंगी तो पेंटेन की स्पेलिंग में से मेरे को ई को हटा के पेंटेन 2 ओन, क्योंकि 2 पे क्या है? कीटोन है, तो 2 पे ओन। अब जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं ना, तो हम इस ग्रुप को मैथिल लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैथिल। और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोला जाता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसको हम बोलेंगे मैथिल एन ब्यूटिल कीटोन। ध्यान से समझना, 5 कार्बन है तो हमने इसको बोला पेंटेन 2 ओन, लेकिन जब मैं इसके सामान्य नाम की बात करूंगी तो ये ग्रुप मेरा मैथिल है। मैथिल के बाद में आप देखोगे यहाँ पे 4 कार्बन है, तो हमको इसको बोलना पड़ेगा मैथिल एंड ब्यूटिल, 1 2 3 4 ब्यूटिल, और ये क्या हो गया? ये आपका कीटोन हो गया। क्लियर है? चलिए अगले स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। अगले स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सपैंड करके लिखते हैं तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका CH CO CH। इस CH के बाहर ब्रैकेट में CH3 लगे हुए हैं, मतलब एक को मुझे यहाँ पे ब्रांच में लगाना होगा, और इस C के बाद भी 2 CH3 है, तो एक को मैं ब्रांच में लगा देती हूँ और एक को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। कहीं से भी नंबरिंग करो, कीटोन को थर्ड पोजीशन मिलेगी, तो दिस इज योर 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब यहाँ पर 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो जब आप आईयूपीएसी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2,4 डायमेथिल हो गया, 2,4 डायमेथिल हो गया। अब अगर 5 कार्बन है तो मेरे को उसको पेंटेन लिखना पड़ेगा, और सीधी सी बात है कि 3 वाली पोजीशन पे अब कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया पेंटेन 3 O, तो इसका नाम हुआ 2,4 डायमेथिल पेंटेन 3 ओन, 2,4 डायमेथिल पेंटेन 3 ओन। अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप, यहाँ पर 2 मैथिल ग्रुप है, सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन पे है तो इसका कॉमन नाम हम क्या लिखेंगे? डायआइसोप्रोपिल, डायआइसोप्रोपिल कीटोन। आइसो पोजीशन है, और क्या देख रहे हो आप? प्रोपिल ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन दोनों पोजीशंस पे आपके एक ही साथ में अरेंज है, तो हम इसको बोलेंगे डायआइसोप्रोपिल कीटोन। आगे बढ़ते हैं। आगे आप रिंग देख सकते हो, लेकिन ये आपकी बेंजीन की रिंग नहीं है, ये सिंपली रिंग है, तो हम इसको साइक्लोहेक्सेनोन बोलेंगे, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप अरेंज है, ठीक है। अब हम जब इसकी नेमिंग करेंगे तो इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे, तो आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बोलेंगे इसको? 2 पे आ गया आपका मैथिल ग्रुप, 2 पे मैथिल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। और अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम क्या होगा? अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन और हो गया हमारा अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर है? तो ये था इसका कॉमन नेम, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब हम इसको एक्सपांड करके बनाएंगे तो एक CH3 आपका इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दिस इज C डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH3। लॉन्गेस्ट चेन आप कार्बन एटम्स की सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड को नंबरिंग ना देते हुए फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब 5 कार्बन है लेकिन 4 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 4 पे तो मिथाइल, 5 कार्बन है तो ये हुआ पेंट, ठीक है, और 3 पे आपका डबल बॉन्ड है तो 3 इन अल। 4 पे मिथाइल,
देखो 4 पे मिथाइल है, पेंटेन है, 3 पे आपका डबल बॉन्ड है ईन और अल। और अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो इसके सामान्य नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मेसिटिल ऑक्साइड। हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड। तो ये हो गए बच्चों आपके पास में यहाँ पर कुछ कीटोन्स के नेम। क्लियर है? तो ये 4 कीटोन के एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये हुआ मेसिटिल ऑक्साइड, इसका सामान्य नेम। और जब हम इसके आईयूपीएसी नाम की बात कर रहे हैं तो देखिए 4 पे मिथाइल है आपका, 4 पे मिथाइल, पेंट है, 3 पे आपका ईन है और 2 पे आपका ओन है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल पेंट 3, सॉरी अल नहीं लिखेंगे, पेंट 2 ओन। एल्डिहाइड हमारे खत्म हो चुके हैं, अभी हम कीटोन पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो ये हुए आपके कुछ कीटोन्स के सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। ये चारों ही एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है। कार्बोनिल समूह की संरचना, ठीक है। चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूं कि ये जितने भी मेंबर है ना, ये कार्बोनिल फैमिली के हैं। किसके हैं? कार्बोनिल फैमिली है इनकी, कार्बोनिल फैमिली है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह, या फिर मैं इसको बोल भी सकती हूं कार्बोनिल के यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल के यौगिक। अब बच्चों यहां पर कार्बोनिल के यौगिक बोलने का क्या मतलब है? कार्बोनिल का यौगिक हमने बोला तो इसका मतलब यहां पर बात हो रही है सी डबल बॉन्ड ओ की। अब ये सी डबल बॉन्ड ओ आपका एल्डिहाइड में भी है, ये सी डबल बॉन्ड ओ आपका कीटोन में भी है, ये सी डबल बॉन्ड ओ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, तीनों में है ना। तो इस सी डबल बॉन्ड ओ की संरचना, संरचना मतलब इसकी बनावट, इसका प्रिपरेशन हुआ कैसे, तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि ये जो कार्बोनिल समूह आपका बना है इसकी संरचना आखिर हुई कैसे। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि ये जो सी और ओ के बीच का आबंध है इसकी संरचना हुई कैसे। तो बच्चों देखिए, जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ है इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विक आबंध है। तो इसके लिए पहले कार्बन और ऑक्सीजन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में आप जानते हो कि कार्बन जो होता है वो आपका sp2 संकृत होता है। कैसा संक्रमण है इसका? sp2। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कार्बन है वह sp2 संकृत है। कैसा संकृत है? sp2 संकृत है। तो अगर आपका कार्बन sp2 संकृत है तो sp2 संकृत होने की वजह से ये कार्बन 3 आपके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसके जो बॉन्ड होते हैं ना वो इसके सिग्मा आबंध होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या? मैं अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन आपका इसके हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड क्यों हुए? अगर इसको हम सरल रूप में समझें कि कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड क्यों हुए, ये 3 सिग्मा बॉन्ड इसलिए हुए क्योंकि ये आपका sp2 संकृत है। अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है। ये तो हो गया sp2 संकृत। अब कार्बन जो है, कार्बन का अगर हम असंकृत इलेक्ट्रॉन देखें तो वो आपका p कक्ष में होता है, जो इस ऑक्सीजन के साथ अतिव्यापन करके एक पाई बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? एक पाई बॉन्ड बना लेता है। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास तो ये हो गया, ठीक है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, जो इसके योजक का काम करते हैं, लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का। अब 3 सिग्मा बॉन्ड होने के बाद भी इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड है, वो आपका जो असंकृत होता है वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन p कक्ष में है। तो ऐसा होने के कारण ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? अतिव्यापन, ठीक है। अतिव्यापन की स्थिति होने के कारण इस ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं वो इसको पाई बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है उसको बनाने में मदद करेंगे, तो 2 बॉन्ड यहां बन गए और इसकी स्थिति हो गई कुछ ऐसी। तो ऐसी स्थिति हुई तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड को यहां से यहां पे हटाना पड़ेगा। अब ये जो 3 बॉन्ड है ना यहाँ पर, ये तीनों आपके सिग्मा है, ठीक है।
अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो पाई बॉन्ड बना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ये कुछ इस तरीके से बना। ये हुआ आपका कार्बन, ये हुआ आपका ऑक्सीजन। ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड आपका बना है इसकी ओवरलैपिंग से। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ ये परिवर्तित हो गया आपका C डबल बॉन्ड O में। तो ये बन गया आपका कार्बोनिल यौगिक। अब आप देखोगे कि अगर मैं इसके एंगल की बात करूं, कि मैं इनके बीच में कोण की बात करूं, तो ये जो आपका जो एंगल होता है C और O के बीच का, ये जो पूरा एंगल होता है, ये लगभग आपका 120 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कार्बोनिल ग्रुप की संरचना होती है। होती कैसे है कि कार्बन में हमारा जो sp2 संक्रमण है, उस sp2 संक्रमण होने की वजह से वो 3 क्या बनाता है, 3 तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड, 3 बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 उसके सिग्मा आबंध होते हैं, लेकिन जो एक उसका असंकृत इलेक्ट्रॉन p कक्ष में होने के कारण जो इसकी व्यापन की स्थिति होती है, ये उसको ओवरलैप करके एक बना देता है पाई बॉन्ड। एक कैसा बॉन्ड बन गया, एक बन गया पाई बॉन्ड। तो यहां पर हुए 3 तो आपके सिग्मा के आबंध, और बच्चों एक हो गया आपका पाई का आबंध। अब आपको पता है, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं और दोनों का कंपैरिजन करूं, तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है ना, वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये अपने जो तल है, ये उसको ध्रुवित कर देता है। क्या कर देता है? ध्रुवित कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आघूर्ण की जो है वो स्थिति आ जाती है। तो अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो आपका ऑक्सीजन है वह क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मक। कैसा है? अधिक विद्युत ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से ये क्या करता है, ये अपने समतल को ध्रुवित कर देता है। कैसा बना देता है? ये अपने समतल को ध्रुवित कर देता है, क्योंकि इसमें आघूर्ण की जो अवस्था है वो हम देख सकते हैं। अब बच्चों दोबारा से अगर कार्बन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन किया जाए, कार्बन को आप पॉजिटिव मानते हो, ऑक्सीजन को आप नेगेटिव मानते हो, तो यहां पर जो आपका कार्बन है ना, कार्बन यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी की तरह। इलेक्ट्रॉन रागी मतलब इसको नेगेटिव चाहिए। तो कार्बन हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, और ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है नाभिक रागी। क्यों? क्योंकि कार्बन खुद पॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हुआ इलेक्ट्रॉन रागी। ऑक्सीजन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव चाहिए, तो वो हो गया आपका नाभिक रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी होने के कारण इनके अंदर जो एक महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है आपका द्विध्रुवण। इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो गुण है वो द्विध्रुवण का गुण है, जिसकी वजह से ये अपने समतल को क्या कर देता है? अपने समतल को ध्रुवीय बना देता है। क्लियर इतना? तो ऐसे होती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की संरचना। आपने जो ये कार्बोनिल समूह देखा, इसके अंदर 3 तो हैं आपके पास में सिग्मा बॉन्ड, और एक है आपके पास में यहाँ पर पाई बॉन्ड। और अगर मैं एंगल की बात करूंगी, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है आपका 120 डिग्री का। तो इसी तरीके से कार्बोनिल समूहों की संरचना होती है। तो क्लियर है बच्चों कार्बोनिल समूह कैसे बना? आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने कंटिन्यू किया एल्डिहाइड और कीटोन की नाम पद्धति को। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य नाम और उनके आईयूपीएसी नेम को जाना। आईयूपीएसी नाम को लिखने के लिए नियम लगाने पड़ेंगे, सामान्य नाम को अधिकतर हमको याद रखना पड़ेगा। और कार्बोनिल समूह की रचना कैसे हुई? वो हुई आपकी 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विथ अ फ्रेश न्यू टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं उनको बनाएं कैसे, जिसमें हम जानेंगे उनके विरचन की विधियां। तो यहाँ तक हमारा जो आधारभूत संकल्पनाएं, इंट्रोडक्शन है, और नोमेनक्लेचर जो होता है नामकरण, वो पार्ट कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।